विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से आपके लिए अगली वीडियो फिर लेकर के आए हैं। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे समास और उसके 3 भेद हमने कर लिए थे, उसी से आगे हम फिर पढ़ रहे हैं। तो समास क्या होता है, पिछली वीडियो मैंने बताया भी था आपको कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो समास होता है। तो हमेशा आप देखते हो कि शुरुआत से हम इसके भेद पढ़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में निचले वाले 3 भेद आपको पढ़ाए थे। क्यों? मैंने पहले बता दिया आसान तरीके से समझें, ठीक है। तो सबसे आसान हमारा द्वंद्व था जो हमने पढ़ लिया, द्विगु आसान है पढ़ लिया, बहुरी पढ़ लिया, समझ में आ गए होंगे आपको। और अब हम कौन सा समास पढ़ें? फिर हम पढ़ेंगे कर्मधारय। कौन सा पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इस समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य, ठीक है। विशेष्य और उपमेय या उपमान, ये 4 शब्द आसान से है। विशेषण की आप परिभाषा क्या कहते हैं? जो शब्द की विशेषता बताए। किसकी विशेषता? विशेष्य की। और विशेषण होता है विशेषता बताने वाला शब्द। यानी समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में इस विशेषण और विशेष्य और उपमेय उपमान का आपस में संबंध पाया जाता है। कर्मधारय समास के शब्दों में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, संबंध बताते हैं। यानी उसमें एक शब्द विशेषण होगा और एक क्या होगा? विशेष्य होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी हमारी कि जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाए। तो मैं दोनों से दोबारा देता हूं, विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखें हम। जैसे पहला उदाहरण हमारा नील कमल। नील कमल। अब देखो इसमें क्या है, हमने विशेषता क्या पढ़ी? विशेषण और विशेष्य है। तो क्या है? कमल क्या विशेष्य है? तो उसकी विशेषता बता रहा है नील, भी नीला है, तो उसको हम विग्रह करते हैं। नीला है जो कमल, ठीक है। नील इसमें है जो आते हैं लगभग सभी में, उपमेय उपमान को छोड़ करके। तो नील कमल, नीला है जो कमल, इसका विग्रह हो जाएगा। ये कर्मधारय समास है। पहला पद इसका एक विशेषण और एक विशेष्य है। नीला जो रंग है कमल की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही नील गाय, नीली है जो गाय, तो ठीक है। गाय की विशेषण नील गाय जो होती है खेतों में जो हम देखते हैं उसका नाम नील गाय है। अच्छा, नीली है जो गाय। और देखते हैं जैसे लाल मिर्च, बिल्कुल ये देखो मिर्च की विशेषता क्या है? वो लाल है, लाल है जो मिर्च। हरी मिर्च भी इसी के उदाहरण में आ जाएगा, हरी है जो मिर्च। तो ये थे हमारे इसके उदाहरण। और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुखी उपमेय उपमान वाली है। चंद्रमा के समान है जो मुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, वो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमुख। इसमें उपमेय उपमान की उपमेय है, इसमें मुख और चंद्रमा उपमान का रूप दिया गया इसको, ठीक है। चंद्रमा के समान बताया गया है। तो चंद्रमुख, और जैसे इसके उदाहरण चंद्रमुख के अलावा हम जैसे पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत हैं जो वस्त्र, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब देखो मैंने ये 3 उदाहरण क्यों लिखे इसमें? क्यों? ये तीनों ऐसे कई उदाहरण हैं जो बहुब्रीहि में भी आते हैं और कर्मधारय में भी आते हैं। इनमें डिफरेंस करना जरूरी है, ठीक है। बहुब्रीहि में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें? पीतांबर को क्या था? पीले है जे वस्त्र जिसके। उसमें हमने क्या विग्रह किया था? पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। लेकिन कर्मधारय में हमने क्या किया? पीला है जो वस्त्र, क्योंकि अंबर में वस्त्र पीला उसकी विशेषता है। तो ये दोनों में हमें डिफरेंस कैसे करना है, ये डिपेंड करेगा हमारा विग्रह पे। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें तो इन दोनों में से एक इसको ऑप्शन मिलेगा, चाहे आपको कर्मधारय मिले चाहे आपको बहुब्रीहि मिले। अगर हम ऐसे सिंपल 9th-10th के अकॉर्डिंग देखें, +1 +2 के अकॉर्डिंग देखें, तो उसमें क्या है, हमें हमारे विग्रह पे डिपेंडेड करता है कि उस समास कौन सा है। अगर मान लो एग्जाम में आ गया पीतांबर, हमने लिख दिया पीला है जो वस्त्र, आगे लिख दिया कर्मधारय समास, तो ये ठीक है।
ठीक है। पेपरों में अगर ऐसे हम कर दें, पीले हैं वस्त्र जिसके, फिर मैंने श्री कृष्ण लिख कर दिया बहुब्रीहि समास, तो भी ठीक है। वहाँ क्या चीज़ आश्रित रहेगी कि हमारा विग्रह क्या है, जो हमने विग्रह ये कर दिया पीला है जो वस्त्र, और हमने लिख दिया बहुब्रीहि समास, पे तो गलत हो जाएगा। हमने लिख दिया पीला है जो वस्त्र कर्मधारय, तो ठीक है। अगर हमने लिख रहे हैं इसको पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण और बहुब्रीहि, तो ठीक है। ठीक है, वहाँ हमारा किस पे डिपेंडेंट रहेगा, विग्रह पे आश्रित रहेगा ये कौन सा समास है। ऐसे श्वेतांबर है, बहुब्रीहि में इसको देखेंगे तो श्वेत हैं वस्त्र जिसके यानी सरस्वती, और इसमें है श्वेत हैं जो वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता कि श्वेत हैं, सफेद रंग के हैं। नीलकंठ बहुब्रीहि में भी आता है और नीलकंठ कर्मधारय में भी आता है। नीला है कंठ जिसका शिव, तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बता दी, तो ये किस में चल जाएगा, कर्मधारय में। तो दोनों मैंने इनके वो भी बता दिया, अंतर भी बता दिया। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर है, विग्रह में कई शब्द इसमें दोनों में आते हैं। दूसरा हमने द्विगु और बहुब्रीहि का भी पढ़ लिया था, कुछ शब्द इसमें डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो हमारे विग्रह को देख करके, उसको देख करके पता चलता है कौन सा समास है। ठीक है, ये तो हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास हमने पढ़ लिया, उदाहरण भी देख लिए, और भी कई उदाहरण भी एक दो आपको बता दूं। जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान है प्रिय, और जैसे महाराजा, महान है जो राजा। हाँ, एक और शब्द आता है महात्मा, महात्मा भी दोनों में आता है। महात्मा कर्मधारय में भी आएगा और महात्मा बहुब्रीहि में। महान है आत्मा जिसकी, कोई सज्जन पुरुष, कोई महापुरुष, तो बहुब्रीहि में चल जाएगा। महान है जो आत्मा, तो ये कर्मधारय में आ जाएगा। ठीक है, महान आत्मा जिसकी, तो बहुब्रीहि में। महान है जो आत्मा, फिर आ जाएगा कर्मधारय में, और महान है आत्मा जिसकी, फिर आ जाएगा ये बहुब्रीहि में। ऐसे कई शब्द हैं जो हमें पढ़ने पर ही पता चलेंगे। हिंदी में क्या होता है, व्याकरण में थोड़ा अभ्यास करना जरूरी है। हम परिभाषा पढ़ के 2-4 उदाहरण पढ़ के छोड़ देते हैं। इनके एक बार 25-50 उदाहरण एक एक पढ़ लें, फिर हमारे से गलती नहीं होगी। अब हमने पढ़ लिया कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। और अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। हम सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव में क्या होता है, अव्यय होता है भाई। क्या होता है, अव्यय, जिसका पहला पद प्रधान हो। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे, समस्त पद अव्यय का काम करे। अब इसमें थोड़ा देख लें इसकी परिभाषा को डिफाइन करके, कि जिस समास का एक तो पहला पद प्रधान हो, कि 2 शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं, और समस्त अव्यय का काम करते। पहला पद जिसमें इसका अव्यय होता है, उदाहरण लेने से प्रत्येक है, प्रत्येक। इसमें क्या शब्द बने, प्रति प्लस में प्रति और एक, 2 शब्द मिले इसमें। तो जो एक शब्द है वो हमारा समस्त पद है, प्रति इसमें उपसर्ग मिला दिया, तो प्रत्येक। एक प्रति के प्रति अव्यय है, और एक के साथ मिलकर भी अव्यय हो जाता, पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। समझ लो ध्यान से, प्रति अव्यय है कि पहला पद प्रधान है, प्रति एक शब्द जो है वो प्रति के साथ मिलकर दोनों भी अव्यय बन जाते हैं। अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द, जो किसी परिस्थिति में इसमें चेंज नहीं होता, बदलते नहीं, वो होते हैं अविकारी शब्द। तो ये तो हमारा प्रत्येक है। और इसमें जैसे यथा, यथा संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथामति, मति के अनुसार। ठीक है, यानी इसमें दोनों से मिलकर अव्यय बन जाते हैं, बाद में दोनों अव्यय का ही काम करते हैं। अब ये इसके उदाहरण अनेक होने का, भर पेट, पेट भर कर, आजीवन, जीवन पर्यंत तक, आमरण, मरने तक, अनेकों अनेक उदाहरण है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका कौन सा है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें लगभग की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपवाद चीजें रह जाती है, अपवाद जिस पे कई बार नियम लागू नहीं होते। इसमें क्या होता है, पहला शब्द जो होता है इसका, पहला शब्द उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। अविभाव सबसे आसान चीज देखेंगे, इसमें उपसर्ग मिले होते हैं। बाकी हम जितने 500 समास पढ़ेंगे अलग से, उनमें शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं, शब्द। उपसर्ग मिलकर भी शब्द होता है, क्योंकि उपसर्ग स्वतंत्र अर्थ होता है। तो इसमें लगभग क्या होते हैं, अविभाव समास में उपसर्ग ही लगते हैं। आप कितने और उदाहरण में बता सकता हूँ इसका, जैसे निडर, तो नी उपसर्ग है, बिना डर के। ठीक है, दुर्बल,
दु उपसर्ग आ जाए, दुर उपसर्ग आ जाएगा इसमें। आजीवन है, आ उपसर्ग आ जाए जीवन पर्यंत तक। आमरण है, मरने तक। यथा वाले हमने पढ़े, यथा उपसर्ग है, यथाशक्ति, यथामति, यथागति, ठीक है, ये भी उपसर्ग ही हैं। लगभग इसमें क्या होते हैं, उपसर्ग यूज होते हैं सिर्फ 5-6 शब्दों को छोड़ करके। वो 5 शब्द कैसे हैं, जो रीन में इकट्ठे बोलते हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ हाथ, रातों रात, ठीक है, दिनों दिन, ऐसे इसके कुछ शब्द हैं जो इसमें हमें प्रयोग होते हैं, जिसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है। बाकी इसमें लगभग क्या होता है, उपसर्ग ही मिलते हैं। जैसे प्रत्येक है, प्रति में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रतिदिन है प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो अविभाज्य सबसे आसान परिभाषा है, सबसे आसान है पहचानने में भी, इसमें लगभग उपसर्ग मिलते हैं, बाकी सभी में शब्द मिलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमारा एक ही समास बचता है, वो हमारा बचता है तत्पुरुष समास। काफी बड़ा भी है ये, क्यों, इसके भेद कई है। अब हमारे 500 हमने पहचान लिए, तो छठा कौन सा बच गया, तत्पुरुष समास से बच गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें क्या है, तत्पुरुष, तत् मैंने क्या होता है, वह, पुरुष मैंने अन्य पुरुष, पुरुष यानी वह पुरुष, तीसरे की बात करें, दूसरे की, वह मैंने दूसरा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नहीं, थोड़ी परिभाषा और रह जाती है। दूसरा पद प्रधान तो ठीक है, इतना तो हमें शॉर्ट परिभाषा हो गई इसकी। इसमें और भी जुड़ता है कि इस समास में विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन, देखो हमारे कारक की बात आएगी यहाँ पर। 8 प्रकार के कारक होते हैं जो आप सभी जानते हैं, पहले पढ़े भी होंगे, कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इससे विग्रह करेंगे कर्ता और संबोधन दोनों को छोड़कर। टोटल हमारे कितने कारक हैं, 8, ठीक है। 2 इसमें, पहला हमारा कर्ता और लास्ट है संबोधन। इन दोनों को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी कारकों की विभक्ति का लोप होता है। समझ गए। इसमें क्या है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी 6 जो कारक बचे हमारे, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है, उनकी विभक्ति का लोप पाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके 6 भेद हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहला भेद हमारा कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष में कर्म की विभक्ति क्या है, को। कर्म की विभक्ति हमारी क्या है, को। तो जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे उदाहरण इसका देखें, ग्रंथ कर्ता, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को करने वाला, ठीक है। तो को, ग्रंथ को लिख रहा है, कर्म कर रहा है, तो इसका उदाहरण है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को आ जाए, ग्रंथ को करने वाला, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष हमारा कौन सा आता है, कर्ण तत्पुरुष। इनके मैं एक एक भेद उदाहरण दे रहा हूं आपको, यदि बड़े हो जाएगा। कर्ण में क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष में से साधन का बोध हो, किसका बोध हो, साधन का बोध हो। जैसे साधन में हम क्या देखेंगे, जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखा गया। अब हाथ से लिखा, हाथ क्या है, साधन है लिखने का, तो इसमें क्या साधन का बोध होता है, कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। पहला हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष, दूसरा हमने पढ़ा कर्ण, और कर्ण के बाद में क्या आएगा हमारा, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए का बोध कराए, ठीक है, किसी के लिए काम किया जाए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो के लिए में जैसे देशभक्ति है, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो देशभक्ति, देश के लिए, इसमें जब भी विग्रह करेंगे के लिए आ जाएगा, ठीक है, देश के लिए भक्ति।
तो संप्रदान तत्पुरुष के एक आधा उदाहरण और भी हम देखें, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, बलि पशु, बलि देने के लिए जो पशु है, बलि के लिए पशु। तो 3 हो गए हमारे कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान के बाद में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? अलगाव का। अपादान क्या होता है? अलगाव होना। हमने पढ़ा भी पहले कारकों में अलग होने का भाव। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में क्या है? पथ से यानी रास्ते से भटका हुआ, रास्ते से भ्रष्ट हुआ, यानी जो रास्ता भटक जाए, रास्ते से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी अलग हो रहा है सही रास्ते से, अलग होने का भाव आ जाए हो जाएगा। और ऐसे भयभीत, भयभीत, भय से भीत यानी डर से डरा हुआ, दबा हुआ, भयभीत से यानी अलग होने का भाव से डर भी लगे, डर भी आता अपदान तत्पुरुष में, डर का ही भावना आती है इसमें। फिर होता हमारा अपदान के बाद में होता है संबंध। संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या आएगा? संबंध का बोध हो, का, के, की आगे आदि आते हैं इसमें। जैसे मृग शावक, मृग शावक, शावक में होता है बच्चा, मृग में हिरण, यानी मृग का शावक, यानी मृग का बच्चा कैसे? मृग का शावक, संबंध है उसका मृग का। ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा से संबंध है, राजा के संबंध से कुमार है, राजकुमार बनाओ। ठीक है। कुमार सभी हो सकते हैं, राज से राजा, राजा का कुमार। ठीक है। तो ये संबंध का बोध करवा रहे संबंध तत्पुरुष है। और लास्ट हमारा बच जाता है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में पेपर, जिसमें आधार का बोध हो, इसमें आधार का बोध हो। जैसे वनवास, वनवास, वन में वास, वन में रहने वाला, वन में वास यानी कि उसके अंदर रह रहा है। ठीक है। में पेपर। और इसमें जैसे गृह प्रवेश है और नगरवास है, देशाटन है, देशाटन में इसका उदाहरण है एक, देशाटन, देश में अटन, वास करना, अटन का अर्थ भी वास करना होता है देशाटन। तो ये हमारा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्यों उसके उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं, तो हर इसके जो 6 भेद हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके हमें 5-5, 7-7, 8-8 उदाहरण तो पढ़ लेने चाहिए। कई बार हम क्या होते हैं, गलती कहाँ करते हैं, इनके उदाहरण नहीं पढ़ते, परिभाषा पढ़ के 2-4 उदाहरण पढ़े, बस वहीं हमने एक बुक रख दी। फिर पे एग्जाम में जब भी आता है हम सोचते हैं कौन सा होगा। एक बार जो बुक में हमारे उदाहरण दिए हुए हैं, मेरा कहना है कम से कम 20-20 उदाहरण इनके पढ़ लिए तो ये फिर हमारे दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारी दिक्कत कब आती है? जब हम 2-4 उदाहरण पढ़ के छोड़ देते हैं। और हिंदी में जितने आप उदाहरण पढ़ोगे उतना ही आपका जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से आपको आता जाएगा। तो ये इसके 6 भेद थे। अब तत्पुरुष के 6 भेद के अलावा भी 1-2 भेद और हैं जो प्रतियोगिता होती है एग्जाम की और जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें ये आ जाती है। नियत तत्पुरुष ये अलग से हैं। नियत तत्पुरुष +2 में तो आ ही जाते हैं कई बार। तो नियत तत्पुरुष में क्या है? ये उन 6 भेदों में नहीं है, उनसे हटके हैं भाई, उपभेद कहे गए हैं इसके। तो नियत तत्पुरुष में क्या आएगा? निषेध का होता है इसमें, निषेध होना, निषेध हो या अभाव हो। ठीक है। इसको परिभाषाओं की जरूरत नहीं है, बस समझना हो। जिसमें निषेध का अभाव यानी इसमें कार्य न होना हो, जिसमें न की भावना हो। इसमें जैसे उपसर्ग आ जाते हैं कई शब्द जिसमें अ उपसर्ग आता है, असंभव, न संभव। ठीक है। अहित, न हित यानी अ इसमें उपसर्ग है लेकिन इसमें न का भाव। असंभव, न संभव, अहित, न हित। अपूर्ण, न पूर्ण, ये तो पूर्ण नहीं है। तो नियत तत्पुरुष में नि है, जैसा नाम है न होना। नियत तत्पुरुष में क्या होगा? ए या अन लगने से, इसका मैं बता देता हूँ, ए या अन शब्द के आगे लगे और न का भाव। ठीक है। असंभव हो गया, अहित हो गया, ये तो ए के हो गए। अन के भी देख लेते हैं हम, जैसे अनचाहा, अनचाहा जिसको कोई न चाहे, न चाहा जिसको कोई न चाहे, अनचाहा हो गया। ठीक है। अनचाहा जिसको कोई न चाहे। अनहोनी, अन्याय, अटूट, ये सारे ए वाले हैं। अनदेखा, असुंदर। ठीक है। ये सारे नियत तत्पुरुष में आए। इसमें न होने का भाव, उसको कोई चाहे ना, यानी ए और अन वाले ऐसे शब्द
इसमें न होने का भाव हो, वो हमारे नियत तत्पुरुष में आते हैं। नियत तत्पुरुष के बाद में हमारा आता है एक अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष, ठीक है। अलुक तत्पुरुष में क्या है, जैसे इसके 6 ही मुख्य रूप से हैं। इसमें पहले पद की विभक्ति का लोप पाया जाता है। पहले पद की विभक्ति का लोप, यानी पहले पद पे डिपेंडेंट होता सारा कुछ है। इसके 6 ही उदाहरण हैं। कितने हैं? 6 ही उदाहरण है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मन सीज, मन सीज यानी मन में उत्पन्न होने वाला। सीज मैंने उत्पन्न होना, मन में उत्पन्न, मन में उत्पन्न यानी पहले पद की विभक्ति है, इसमें मन की है, मन से जुड़ी हुई है, मन में। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या है? युद्ध में जो स्थिर हो। युद्ध में जो स्थिर हो, युद्ध में स्थिर रहने वाला, वो युधिष्ठिर हो जाएगा। यानी पहला युधिष्ठिर में इसके साथ लग गया, आगे स्थिर है। तो ये अलुक तत्पुरुष 6 उदाहरण इसके। युधिष्ठिर मैंने बता दिया आपको, मनसीज बता दिया, धनंजय, खेचर, विशंबर और वाचस्पति 6 उदाहरण। खेचर, खेचर क्या होता है? खे मैंने आकाश, चर मैंने विचरण करने वाला, यानी आकाश में विचरण करने वाला। 6 ही इसके भेद हैं, वो हमेशा आप 6 ऐसे भी याद कर सकते हो, तो अलुक तत्पुरुष में आते हैं। उसके बाद में आता हमारा एक लास्ट जो है उपपद तत्पुरुष। क्या होता है? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें जिस समास में जुड़ने पर तो वो समास बन जाता है, शब्द बन जाता है, लेकिन स्वतंत्र उसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी इसमें क्या है, ऐसा शब्द जुड़ता है जिसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते। स्वतंत्र प्रयोग कैसे नहीं करते? जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द हमने पढ़ा। अब इसको अगर इसकी विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा पंक प्लस में ज। पंक का अर्थ हो जाएगा कीचड़। अब जय का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, जय का जय ही है, लेकिन ये पंकज के साथ जुड़कर इसमें जय का अर्थ क्या हो जाएगा? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल, ठीक है। इस जय का पंकज यानी पंख के साथ जुड़कर इसका अर्थ हो जाता है। जय का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। और जैसे हम इसको देख दें, जलद शब्द है ऐसा ही, जलद। अब द, जलद में जल प्लस में द, दया का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, इन जल के साथ जुड़ गया, जल में उत्पन्न होने वाला जलद हो जाएगा। यानी जिस समास में शब्द को अलग करने पर स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता और किस शब्द के साथ जुड़ने उसका अर्थ हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। एक आधा उदाहरण इसका और देख लेते हैं हम। जैसे तटस्थ है, तटस्थ में क्या है? तट प्लस में स्थ। अब स्थ का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, इसके साथ जुड़े तटस्थ क्या हो जाएगा? जो किसी भी पक्ष में न हो। तो ऐसे ही हमने इसके 3 उदाहरण और पढ़ लिए थे, तत्पुरुष के नियत तत्पुरुष और हमारा उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। ये 3 इसके अलग से उदाहरण हैं जो +2 में तो पेपर में आ जाते हैं, 9th-10th में नहीं आते, और जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें आते हैं ये लगभग। तो इनको भी मैंने समझा दिया, तो हमारा पूरा चैप्टर समास का कंप्लीट हो जाता है। 6 भेद हैं इसके, हमने पढ़ लिए तीनों एक में, 3 एक में। आज हमने जो 3 पढ़े हैं, क्रमधारय, तत्पुरुष और अविभाज्य समास। तत्पुरुष हमारा काफ़ी बड़ा भी है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सब में अलग अलग भेद हैं, सब थोड़े से देखने से पहचान आ जाते हैं। तो ये था हमारा समास का जो टॉपिक है, कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई न्यूनतम त्रुटियाँ रह सकती है, उसके लिए आपसे माफ़ी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब वीडियो देखें, दूसरों को भी बताएं।